ये तस्वीरें शांति के टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के खरगोन की है। यहाँ दंगाइयों ने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। दिन रविवार का था, मौका रामनवमी का, जब शोभा यात्रा पर दंगाइयों ने पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने 30 से ज्यादा दुकानों और मकानों में आग लगा दी। घटना में 10 पुलिसकर्मी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। एसपी सिद्धार्थ चौधरी के बाएं पैर में गोली भी लगी है। घटना के बाद शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। 84 से ज्यादा उपद्रवी पुलिस ने हिरासत में लिए हैं। 84 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और असामाजिक तत्वों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और जो भी आदमी हमें इसमें इन्वॉल्व मिलेगा उन सब के खिलाफ हमारी कार्रवाई होगी। और अभी कुछ कार्रवाई आप देख रहे हैं कि वो कार्रवाई शुरू भी हो गई है। जैसे जैसे हमें ये पता चलेगा कि ये बदमाश है, बहुत सारी जगहों पे अतिक्रमण किए हैं, तो जो लीगल पूरी कार्रवाई वो करते रहेंगे हम लगातार। खरगोन की हिंसा से कई सवाल खड़े होते हैं। खरगोन ही नहीं, रामनवमी के दिन देश के कई इलाकों से हिंसा की खबरें आई। ये खबरें समाज में लगातार बढ़ रहे तनाव की तरफ भी संकेत करती हैं। और आने वाले दिनों में तीज त्योहारों के दौरान ये ट्रेंड नहीं बदला तो केंद्र और राज्य की सरकारों, खासतौर पर बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी। इधर खरगोन की घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल बैठक की और उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। गृह मंत्री भी तुरंत एक्शन में आए। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है। चिन्हित कर लिए गए, उनको दंडित तो किया ही जाएगा, लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। ये तय है कि जिस घर से पत्थर आएंगे, पत्थर के ढेर बन जाएंगे, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये मध्य प्रदेश शांति का टापू था, है और रहेगा। किसी को वातावरण मध्य प्रदेश का नहीं बिगाड़ने देंगे। हमारे एसपी घायल हुए हैं, हमारे टीआई भी घायल हुए हैं। टीआई के सिर में पत्थर लगा है, एसपी के गोली छर्रा लगा है, इसलिए हम किसी भी कीमत पे इनको छोड़ेंगे। वहीं घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, तो दिग्विजय सिंह ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले ही लॉ ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं। अब खरगोन में रामनवमी का जुलूस था, 20-30 हजार आदमी इकट्ठे थे, पुलिस नज़ारत थी। उस परंपरा का पालन नहीं किया गया, जबकि हर रामनवमी में मुसलमान लोग रामनवमी के अंदर जो जुलूस निकलता था उसका स्वागत करते थे, सत्कार करते थे, जल का, शरबत का प्रबंध करते थे। इस बार रूट बदल दिया। रूट बदलने के बाद भी जो प्रबंध प्रशासन को करना चाहिए था नहीं किया। ये पूरी तरीके से प्रशासन की लापरवाही है, उनका फेलियर है। इसकी जांच होना चाहिए। जाहिर है सांप्रदायिकता सियासत का प्रिय विषय रहा है, लेकिन इस खेल में यदि कोई हारता है तो वो आम जनता ही है, जिसकी दुकान से लेकर मकान तक निशाने पर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बेचारा भाईचारा। खरगोन की घटना, बड़वानी की घटना और देश के कुछ अन्य हिस्सों में, दिल्ली में जेएनयू या फिर गुजरात में रामनवमी के दिन हुई घटनाएं ये बताती हैं कि वो लोग जिनको आप और हम एंटी सोशल एलिमेंट कहते हैं, असामाजिक तत्व कहते हैं, वो मौका हमेशा ढूंढने की फिराक में होते हैं। और इसके पीछे एक बड़ा डिज़ाइन भी होता है कई बार, और कई बार कुछ लापरवाहियाँ भी होती हैं या कुछ गलतियाँ और कमअक्ली भी होती है। लेकिन खरगोन की घटना काफ़ी चौंकाती है कि एक पुलिस अधीक्षक को, ज़िले के पुलिस कप्तान को अगर गोली मार दी जाए, और जिस तरह से पथराव के मंज़र हमने देखे, सड़कों पर जितनी बड़ी मात्रा में पत्थर पड़े देखे हमने, और जिस तरह से आगजनी की घटनाएं हुई हैं,
वो ये बताती हैं कि तैयारी की गई थी। मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़ क्षेत्र हमेशा से सेंसिटिव रहा है। वहाँ पर कभी सिमी के नेटवर्क ने सर उठाया था, उज्जैन और आसपास के ज़िलों में। कभी रतलाम से AK-47 के ज़ख़ीरे मिले थे। और अगर आप बात करें इस पूरे एरिया की, तो खंडवा एक बहुत सेंसिटिव एरिया है निमाड़ का। और अब ये खरगोन और बड़वानी का ये घटनाक्रम बताता है कि बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि कई बार इन घटनाओं के तार जिन तत्वों से जुड़ते हैं वो देश विरोधी ताकतें कही जाती हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि भारत जो एक गुलदस्ता है अलग अलग जातियों का, समूहों का, बोलियों का, वहाँ कुछ इस तरह के हालात पैदा किए जाएं कि एक सोशल अनरेस्ट की स्थिति तो बने ही, और कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई और झगड़े ये बढ़ते चले। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इन सारी घटनाओं को बहुत गंभीरता से देखने की ज़रूरत है, और बहुत सख्ती से निपटने के साथ ये पता लगाने की ज़रूरत है कि इनकी जड़ें कहाँ तक हैं और ऐसा क्यों हुआ। जिस रामनवमी के जुलूस पर भोपाल सहित, राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर मुस्लिम भाइयों ने गुलाब जल छिड़का है, फूल बरसाए हैं और पानी और हलवे की व्यवस्था की है, वहाँ खरगोन और बड़वानी का ये मंज़र मुख्तलिफ क्यों था, भिन्न क्यों था, क्या वजह थी? जाहिर तौर पर इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे जिनका खुलासा स्थानीय प्रशासन और जांच एजेंसियां करेंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूँ। बीजेपी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता और मोटिवेशनल स्पीकर पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, जो लेखक भी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। चैतन्य जी, पहली टिप्पणी आप ही की। जिस तरह की ये घटना है खरगोन की, ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से की गई घटना प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है, प्राइमा फेसी नज़र आती है, और जाहिर तौर पर इसके पीछे कोई डिज़ाइन भी हो सकता है, कोई बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। बहुत सावधानी से न सिर्फ इसको बेनकाब करने की ज़रूरत है, बल्कि एक भरोसा भी मध्य प्रदेश में हमें देना है सभी को, और सरकार उसके लिए प्रतिबद्धता अपनी दर्शा ही रही है कि ऐसी किसी भी घटना में जो भी जिम्मेदार तत्व हैं असामाजिक, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। और इसके पीछे कौन लोग हैं और क्यों इतनी तैयारी से ये सब कुछ हुआ, जहाँ एक पुलिस अधीक्षक पर गोली चलाई गई, बहुत सीरियस ऑफेंस है। आपकी टिप्पणी। जी चैतन्य जी। देखिए शरद जी, ये बड़ी निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश अमूमन बहुत शांति वाला प्रदेश माना जाता है, और इस तरह के सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी ये माना जाता है। विशेषकर हिंदू मुसलमान के बीच में जो एक प्रेम भाव है, वो भी इस मध्य प्रदेश की बड़ी खासियत है। लेकिन खरगोन में और सेंधवा में जिस तरह की घटनाएं हुई, वो लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि अकेले मध्य प्रदेश की बात नहीं करें हम, आप पश्चिम बंगाल में भी देखिए, गुजरात में भी देखिए, और झारखंड में भी देखिए, रामनवमी के जुलूस में पथराव करना ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है, और इसके तार निश्चित तौर पे सारे प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि हमारा जो भाईचारा है वो कमज़ोर क्यों होता जा रहा है, धार्मिक उन्माद क्यों बढ़ता जा रहा है, ये भी एक समझने वाली बात है कि इसके पीछे भी क्या कारण है। राजनीतिज्ञों का अपना एक तरीका होता है अपनी बात कहने का, ध्रुवीकरण करने का, वोटों की राजनीति करने का, तो उसका परिणाम तो नहीं है ये भी देखना होगा हमें। दूसरी बात कि अगर इस तरह के पत्थर इकट्ठे हो रहे थे घरों में, और जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, जिसमें आपने बताया कि एसपी को भी गोली लगी है, इसका मतलब है कि फायरिंग भी हुई है। तो अगर ये लंबे समय से चल रही थी तैयारी कि रामनवमी के जुलूस में हमको इस तरह की पत्थरबाजी करना है, तो लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस इंटेलिजेंस का भी इसमें फेल्यूर हम मानते हैं। क्योंकि अगर इस तरह की तैयारियां लंबे समय से चल रही थी, तो पुलिस का इंटेलिजेंस जो था वो क्या कर रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसकी निश्चित तौर पर जांच की जाएगी।
जहाँ तक कार्यवाही की बात है तो मुझे लगता है कि प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि दंगाइयों को नहीं छोड़ा जाएगा और उनसे आज उनके खिलाफ कार्यवाही भी शुरू कर दी गई, उनकी संपत्तियों को भी जमींदोज किया गया। ये एक अच्छा तरीका है कि देखिए कई बार तो क्या होता है कि अदालत से छूट जाता है व्यक्ति, सबूत नहीं होते हैं, टीआई बदल जाता है, जांच अधिकारी बदल जाता है, लेकिन जब उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसको कहीं ना कहीं बहुत गहरे तक दर्द का अनुभव होता है। तो अगर उनके संपत्ति पे बुलडोजर चलाया गया है और जो नुकसान हुआ है, चाहे निजी नुकसान हुआ हो चाहे सरकारी नुकसान हुआ हो, उसकी भरपाई उनसे की जाएगी, तो ये भी एक अच्छा कदम है। इससे भविष्य में जो लोग इसके प्रति उन्मुख होना चाहते हैं या इसमें शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए एक संदेश है कि मध्य प्रदेश में ये सब नहीं चलेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ कि पिछले लंबे अरसे से इस तरह की कभी घटनाएं नहीं हुई हैं। अभी जरूर एक आतंकवादी पकड़ा गया था और उसके तार भी बहुत ISI से भी जुड़े देखे गए हैं। तो एक ये भी देखना होगा हमको कि ये एक कहीं से कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं बनाई जा रही है ताकि देश में इस तरह के दंगे हों और एक बार फिर से पूरा देश जो है जो दंगों की आग में झुलस जाए। विशेषकर मध्य प्रदेश के बारे में हम ये मानते हैं, जैसे जबलपुर के बारे में भी हम मानते हैं कि जबलपुर बहुत शांत है और यहाँ पे मुस्लिम भाई और हिंदू भाई दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं, उनके त्यौहार वो भी मनाते हैं, इनके त्योहारों में वो भी शिरकत करते हैं। तो ये भी हमको देखना होगा कि इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है। दूसरी बात ये भी होती है कि असामाजिक तत्व जो इस तरह की चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, उन पे भी कड़ी कार्यवाही होना चाहिए और उनकी पहचान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अचानक इसमें शामिल हो जाते हैं। उनकी भी तैयारियां बहुत लंबे समय से होती हैं और उनकी पहचान बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना घट पाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और बशीर बद्र साहब ने काफ़ी पहले लिखा था कि वो भी इन दर्द को महसूस करते रहे हैं करीब से। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से बांग्लादेशी आतंकी राजधानी भोपाल और रतलाम में, जयपुर में कुछ आतंकी साजिश के मंसूबे पालने वाले कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी की सूचनाएं मिली हैं, वो ये बताती हैं कि शांति के इस टापू पर कुछ निगाहें तिरछी करके कुछ संगठन चल सकते हैं और कुछ यहाँ डिज़ाइन की कोशिश है। तो बहुत सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। स्वदेश जी, आपकी बात, फिर मैं पंकज जी की तरफ चलूँगा। जी देखिए शरद जी, आज बहुत संवेदनशील विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं और संवेदनाएं भी क्यों ना हो सबके हृदय में है, क्योंकि हम उस भारत के निवासी हैं जिसकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कह के ये संविधान ने जो व्यवस्था दी है उसके तहत हमारा देश पूरे विश्व में पहचान अपनी कायम किए हुए था। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जो हमारे घर में जो व्यवस्था थी, हमारे परिवार में जो व्यवस्था थी, हमारे देश में जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था ज़रा मिटती चली जा रही है। हमने अपने खुद के जीवन से देखा, हम मुसलमान एक महिला को बहन मानते रहे। मेरा बेटा उनके यहाँ भी भात देने गया शादियों में, जो हमारा कल्चर है। और हमने ये भी देखा कि जवारे के साथ मुसलमान भाई निकल रहे हैं साथ में जवारे लेकर के, और ताजियों में हम भी नीचे से निकल रहे हैं, जैसे डोलग्यास में सिंहासन के नीचे निकलते थे उस तरीके से। तो ये भाईचारा बड़ा मिटता सा चला जा रहा है। और सरकारों को चाहिए, सरकार हमारी हो, सरकार किसी की भी हो, सरकारों की जवाबदेही है कि वो संविधान के तहत चले और संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत चले और कोशिश ये करें कि इनका, जैसे इंटेलिजेंस फेल्यूर, एक बड़े अधिकारी ने कहा, प्रशासनिक अधिकारी, में नाम तो उसका नहीं ले सकता, उसने कहा कि मैंने 7 घंटे वेट किया, मैंने प्रशासन को चेता दिया था कि यहाँ कुछ इस तरह के उपद्रव हो सकते, उपद्रव भी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी दल का हो, वो घोर निंदनीय हो, उसको सजा से कड़ी सजा मिले, उसको फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन संविधान के तहत 2 कानून एक देश में नहीं चलने चाहिए। अगर घर तोड़े उनके, बिल्कुल इससे बड़ी भी सजा दी जाए तो दी जाए, लेकिन दूसरे जो सतना की बेटिया के साथ जो रेप हुआ, जिसको वो मंत्री ने जो घर दिलाया, वो कमरा दिलाया रेस्ट हाउस में, क्या उनका घर तोड़ा गया? नहीं तोड़ा गया। क्या उमा भारती जी ने पत्थर एक छोटा हो या बड़ा हो, दुकान एक टूटे या 4 टूटे, बोतल एक फूटे चाहे 10 फूटे, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? मैं ये समझता हूँ सरकार की जवाबदारी है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं,
उनको उनके ऐसे बयानों से भी बचना चाहिए जिससे हमारा जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको ठेस लगे। अभी हमने कुछ बयान सुने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, तो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मुझे तो ये असर हो रहा है कि ये कैसे पीएचडी हो गए, कैसे इतने पढ़ गए, कैसे इन्होंने संविधान पढ़ा होगा। इस तरह के बयान ऐसे वक्त में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको इतनी कड़ी सजा दो कि दोबारा मध्य प्रदेश में कोई गुजरात मॉडल न बन जाए। हमें इस बात का अंदेशा है कि गुजरात जैसी घटनाएं मध्य प्रदेश में न घटने लगे। बस भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सबको सद्बुद्धि आए और सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए, जांच करा के इसके तार जहां तक भी पहुंच रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पंकज जी। देखिए शरद जी, मैं इस घटना के बाद से अब तक बराबर कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया देख रहा हूं। दिग्विजय सिंह जी आपके मंच पर स्क्रीन पर अभी बोल रहे थे, पर उन्होंने एक बार भी ना तो इस घटना की निंदा करी, ना आरोपियों की निंदा करी, ना घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, ना घायलों के प्रति संवेदना, ना भविष्य की चिंता। उनका पूरा उद्देश्य ये था कि किस प्रकार इस विषय पर राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ तोप का मुंह कर दो और सारे गोले दाग दें कि सारा दोष भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। दिग्विजय सिंह जी, ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने मध्य प्रदेश से वो सिमी का नेटवर्क जो आपके कार्यकाल में पनपा था उसको समाप्त किया। यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे। दिग्विजय सिंह जी, आपके और कांग्रेस की सरकारों के समय चंबल क्षेत्र में जिस प्रकार का डाकुओं का आतंक था, उनको उन्हीं डकैतों को इन्हीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने समाप्त किया। मध्य प्रदेश में जो नक्सलाइट नेटवर्क डेवलप होने की कोशिश कर रहा था, भोपाल से लेकर बालाघाट तक जो भी तार थे सारा नेटवर्क ध्वस्त किया। और आज भी मध्य प्रदेश में नक्सल मूवमेंट नहीं, पड़ोस के छत्तीसगढ़ में जहाँ दिग्विजय सिंह जी के प्रिय भूपेश जी सीएम है, वहां पर क्या स्थिति सबको पता है। भोपाल से राजधानी से मैंने उदाहरण गिनाया कि नक्सलियों का नेटवर्क वर्षों पहले पकड़ा था। अभी राजधानी भोपाल से बांग्लादेशी आतंकवादी, क्या मुजाहिदीन, क्या संगठन में नाम भूल रहा हूँ, संगठन के लोग पकड़े गए। रतलाम से कुछ संगठन के लोग पकड़े गए। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में शरद जी आप जिक्र करते, झिरनिया में कुएं से हथियार मिलते थे, बड़े बड़े हथियार मिलते थे, वैसा सब वातावरण मध्य प्रदेश में नहीं है। और उसके बाद भी यदि कुछ लोग योजना बनाकर छत पर पत्थर इकट्ठे करके पेट्रोल बम रख के यदि ये प्रयास करें, दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि रामनवमी का रूट बदल दिया गया। रूट बदलने से क्या छूट मिल गई कि आप दंगाई करो, आतंक करो? किसने अधिकार दिया कि शोभा यात्रा के ऊपर, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, ये शोभा यात्रा किसी भी धर्म की हो सकती थी। और सर जी, किसी धर्म की शोभा यात्रा के ऊपर यदि किसी धार्मिक स्थान से दूसरे धर्म के, उस धर्म के मानने वाले लोगों के साथ, मतलब ये तो शरद जी ऐसा हो गया कि यदि आप उस धर्म विशेष के हैं और आप एक क्षेत्र में बहुसंख्यक हैं, वहां आपका वर्चस्व है, तो किसी और का मूवमेंट नहीं हुआ क्या? ये देश है क्या? अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे कानून की, दो कानून की। आश्चर्य आया, उमा दीदी जैसे राजनेता की बात करी। उमा भारती जी ने कौन से पुलिस कप्तान को गोली मार दी? उमा भारती जी ने किस पुलिस वाले के ऊपर पेट्रोल बम से पथराव किया, सांकेतिक रूप से विरोध किया? दूसरी घटना का जिक्र किया, वहां कार्रवाई जारी है। यहां तो 86 अपराधी चिन्हित हो गए जिनके वीडियो फुटेज हैं, और ऐसे लोगों को शरद जी बुलडोज यानी जमी दोष कर दिया जाएगा। और वही मुख्यमंत्री जी ने कहा, और 2 घंटे के भीतर उन आतंकियों, दंगाइयों, गुंडाइयों को ध्वस्त कर दिया गया। और ये मध्य प्रदेश में सबको संदेश है कि मध्य प्रदेश की धरती पर यदि कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई दंगा मध्य प्रदेश में आप बताते हैं शरद जी, 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। देश में जहां सरकारें दंगे का रिकॉर्ड बताते हैं, देश में मोदी जी की सरकार है कोई दंगे का रिकॉर्ड बताते, क्योंकि हम ना तो दंगा करने देते हैं, ना दंगा करवाने वालों को इजाजत की तरफ आता हूं, तेजी करने भी नहीं देंगे, और जो करवाने वाले हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई हो। सुधीर जी, ये तो आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि कई बार राजनीतिक मुद्दे और सामाजिक मुद्दे ऐसे होते हैं कि राजनेता आवेश में आते हैं। आपकी पार्टी के भी एक वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी की बात करूं, उज्जैन में वो भी हाथ में डंडा लेकर दौड़ पड़े थे। और उसके पीछे अगर आप देखें तो उसमें अगर कहें कि ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, हालांकि उसमें कोर्ट से भी मामला सामने आया है। उमा जी ने जिस विषय को उठाया, ना मैं दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में बोल रहा हूँ, ना उमा जी के पक्ष में, लेकिन इन घटनाओं को कम से कम किसी दंगाई जैसी घटना से जोड़ना तो उचित नहीं होगा। आप विद्वान राजनेता हैं जी। यही मेरा आशय शरद जी। जी बिल्कुल शरद जी, आपने सही सवाल किया। मेरा आशय ये था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, तो इंटेलिजेंस ने ये भी कहा है कि अभी कान्हा में नक्सलवादियों की गतिविधियां शुरू हो गई हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठाने वाली। और ये मध्य प्रदेश के नक्सलवादियों के शिकंजे में ना आ जाए, सवाल का भी डर है।
लेकिन हमारे मित्र अभी वो चर्चा नहीं की। इन्होंने कानून की व्यवस्था को सही बताने की कोशिश की। अगर सही होती तो एक तथाकथित साधु को मंत्री इस मसले पर मुझे लगता है हम सभी को पहले तो तंत्र के साथ खड़े होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी तंत्र को डिमोरलाइज करने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई जिला प्रशासन, कोई इंटेलिजेंस सिस्टम, कोई सरकार ये नहीं चाहती है आप कितने आरोप लगाएं कि उसके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सवाल उठे और कहीं ऐसी स्थिति बने कि समाज के दो वर्गों के बीच में वैमनस्य यहाँ तक बढ़े कि वो हिंसा की घटनाओं पर उतर आए। फौरी तौर पर तो कलेक्टर और एसपी की जो सीआर होती है, सबसे पहला तो ये उसी पर आक्षेप बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए कोई ये नहीं चाहेगा। चैतन्य भट्ट जी, मैं आऊँगा दोनों की तरफ तेज़ी से एक राउंड और। चैतन्य जी, ये बड़ा एक अहम मसला है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जो इसके पीछे खड़े हैं। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये चीज़ें ना सिर्फ कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ती हैं, क्योंकि इस पूरी घटना में मैं ये चीज़ ज़रूर देख रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश से अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेताओं को सामने आना चाहिए। हो सकता है आए हों, मेरी जानकारी में ना हो। और खरगोन का जो अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समुदाय है, उसके प्रमुख चेहरों को आना चाहिए जो ऐसे घटनाक्रम के बाद होता रहा है। और इसी तरह बहुसंख्यकों की तरफ से भी, दूसरे वर्ग की तरफ से भी प्रमुख लोगों को पूरे मध्य प्रदेश में सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये घटना घट गई, अब इस पर हम मलहम लगाएं। और जिनका जो जमींदोज हो रहा है, बहुत बढ़िया कदम है मध्य प्रदेश सरकार का। सबके घर गिराइए, कठोर से कठोर सजा दीजिए, कांग्रेस भी सहमत है। लेकिन दोनों समाज के लोग वो मरहम रखने के लिए, रूई का फाहा रखने के लिए उन्हीं को आगे आना होगा। जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। जी, व्हाट्सअप। जी शरद जी के दोनों समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको निश्चित तौर पे सामने आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो दंगे होते हैं या इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें कभी भी आप देखिए कि कोई परिवार वाला व्यक्ति कभी शामिल नहीं होता, क्योंकि उसका अपना परिवार होता है, वो शांति से जीना चाहता है। मुझे लगता है कि 90% जो लोग हैं वो शांति से जीना चाहते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। लेकिन 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, जो सिर्फ असामाजिक तत्व हैं और जो इस तरह की घटनाओं में संलग्न होते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर किसी के मन में कोई इसी प्रकार का भाव है तो उसको बढ़ाते हैं, उस भाव को उकेरते हैं और उनको इसके लिए प्रेरित करते हैं कि हम ऐसा करें। क्योंकि जो भी घटना खरगोन में हुई है, अगर किसी के घर पे ईंटें पत्थर रखे जा रहे थे तो उसका भी एक जिम्मेदारी थी कि वो ये पूछता कि जो लोग भी रख रहे हैं या तो वो उसमें पूरी तरह से शामिल होगा तब वो रखने दे रहा होगा, और अगर वो शामिल नहीं है तो वो ये पूछ सकता था कि आप कैसे रख रहे हैं। उस चूंकि एक जो अल्पसंख्यक आबादी है वो इकट्ठी रहती है। आप देखिए कि उनका एक मोहल्ला होता है, उसमें भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, धर्मगुरु भी होते हैं, उनके प्रबुद्ध जन भी होते हैं। वो भी ये पूछ सकते थे, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि जेब में रख के ले आए आप ईंट। बड़ी बड़ी ईंटें लाए हैं, बड़े बड़े पत्थर लाए हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से तो लाए गए होंगे और फिर उनको ऊपर चढ़ाया गया होगा। तो ये सारी चीज़ें देखना भी बहुत ज़रूरी है उन समाज के लोगों को जो अपने आप को समाज का प्रतिनिधि मानते हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी की बात है, देखिए ये तो बड़ा दुखद भी होता है कि पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती हैं। ऐसे मसले पे, ऐसे संवेदनशील मसले पर मुझे नहीं लगता कि पार्टियों को एक दूसरे पे इस तरह के आरोप लगाना चाहिए। साथ में मिल के अगर इस तरह की कार्यवाही हम करें, बिल्कुल जो सरकार कर रही है उसका हम अगर सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर पंकज जी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि राजनीतिक दलों का भी एक सौहार्द ऐसे मौक़ों पर नजर आना चाहिए। कोई एक भावनात्मक आवेग में आकर या अपनी राजनीतिक सीमाओं को लांघ कर कोई बात कह सकता है, लेकिन दूसरा समझदारी का परिचय दे। यहाँ एक दूसरे पर राजनीतिक निशानेबाजी भी अगर तुरंत साधना शुरू कर देते हैं तो उससे भी कम से कम मुझे लगता है कि घायल जो जख्म हैं उनके लिए कोई मरहम मुहैया नहीं होता है। जी, मैंने तो सर आपसे कहा कि ये अवसर राजनीति करने का थोड़ी है। ये विषय तो मध्य प्रदेश के मान सम्मान का है, मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा का है, मध्य प्रदेश की आम जनता की सुरक्षा का है, मध्य प्रदेश के सामाजिक सौहार्द का है। और इसके लिए मैंने सप्रमाण कहा कि मध्य प्रदेश में 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। इस प्रकार की घटनाएं हुई तो उन पर तत्काल नियंत्रण किया गया। देश की स्थिति देख लीजिए, 2014 जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं फिर शरद जी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिल्कुल दंगाइयों को नहीं छोड़ने वाली सरकार
ना दंगाइयों के समर्थन करने वालों को, ना संरक्षण देने वालों को। लेकिन एक और अभी आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कल तक देख लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का, जिनमें कुछ विधायक भी हैं जो एक विशेष धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका बयान जरूर दंगाइयों चलिए के मैं पक्ष स्वदेश जी में से आएगा। जवाब लेता हूं उसका। जी आएगा, आप सुन लीजिए, देख लीजिएगा आप। स्वदेश जी, ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर भी, जिसकी तरफ बीजेपी इशारा कर रही है, पंकज जी इशारा कर रहे हैं कि तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, राजनीति है, आप कह सकते हैं वोट की मजबूरी भी होती है, लेकिन कम से कम ऐसे मसलों पर तो इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके बलाए ताक रख के सिर्फ इंसानियत और मोहब्बत और खुलूस की बात होनी चाहिए। जी देखिए, कांग्रेस हमेशा इंसानियत के साथ रही है, इसीलिए कांग्रेस को माना गया है कि कांग्रेस अपनी सरकार तक छोड़ देती है, सरकार बनाना छोड़ देती है, मुद्दे जनहित वाले उठाती है, लेकिन हमने धर्म की राजनीति कभी नहीं की, बंटवारे की बात कभी नहीं की। कुल मिलाकर के जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ तक कि माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का बयान मैंने देखा, उन्होंने JNU और टुकड़े टुकड़े गैंग और इनके प्रश्रय देने वाले कांग्रेस के नेताओं का तक नाम ले दिया। लेकिन ऐसे वक्त पर भारतीय जनता पार्टी भले ही किसी तरह के बयान दे ले, कांग्रेस को ये पता है कि देश हमारा है, हम इसे बिकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। सरकार से जरूर गुहार करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसके तार जहां तक भी निकले उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चलिए, बिल्कुल ये होना चाहिए। लेकिन जी पंकज जी बोल लीजिए, कुछ सेकंड्स हैं आपके पास। मैं जी सर निवेदन करूं कि नरोत्तम मिश्रा ने गलत क्या बोला। जी वो सब जी जानते हैं कि जाकिर नाइक के साथ कौन खड़ा होता है। चलिए ये इस पर फिर बात कर लेंगे सर कभी। अरे साहब, सीतारमण जी JNU से निकली हुई, आप क्या वित्त मंत्री है? वो मसला नहीं है सर, आज खरगोन की बात करिए। सिर्फ खरगोन में शांति हो, मध्य प्रदेश में शांति हो, बड़वानी में शांति हो, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। और ऐसे मौक़ों पर तो मैं कहूँगा कमलनाथ जी को भी आगे आकर, शिवराज जी भी इन सब चीज़ों में उनका बड़ा संवेदनात्मक रुख रहता है। दोनों नेताओं को मिलकर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ एक सर्वदलीय शक्ल में खरगोन का दौरा करके वहां अपील करनी चाहिए संयुक्त रूप से। और इसी तरह चाहे वो अक़लियतों के प्रमुख नेता हों, शहर काजी खरगोन के हों, बड़वानी के हों, भोपाल के हों, इंदौर के हों, इनको इस मौके पर, और उसी तरह जो और प्रमुख लीडर्स हैं, सामाजिक नेता हैं दोनों ही समुदायों के, उनको बढ़ चढ़ कर आगे आकर इस मौके पर अपने स्टेटमेंट्स के ज़रिए ये बात कहनी चाहिए कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और जो जिम्मेदार नहीं हैं उनको बेखौफ होकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उन्हें कोई डर नहीं पालना चाहिए, कोई शक व शुबा मन में नहीं रखना चाहिए। और पूरी ताकत से ये बात, और ये बहुत अच्छी बात चैतन्य भट्ट साहब ने कही है, चाहे दिल्ली का दंगा हो, दिल्ली में कारपोरेटर साहब पर जो उंगली उठी कि ये घर पे कैसे छतों को हम असलहे में बदल देते हैं साहब, कहाँ से बारूद आ जाती है, कहाँ से कट्टा आ जाता है, कहाँ से पत्थर आ जाते हैं, कहाँ से पेट्रोल बम आ जाते हैं। ये कम्युनिटी फेलियर की तरफ भी इशारा करता है कि सामाजिक नेता अपनी जिम्मेदारी को अब ठीक से नहीं निभा रहे, या डर के वो पीछे जा रहे हैं, या ऐसी चीज़ों को वो मूक दर्शक बनकर देखते हैं जो समाज के लिए, खुद उनकी कम्युनिटी के लिए बहुत गलत है और बहुत ख़राब है। और इसका खामियाजा सैकड़ों हज़ारों लोग भुगतते हैं। तो इससे बचना भी और इससे बिल्कुल दूर रहना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया स्वदेश जी, बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत धन्यवाद चैतन्य भट्ट जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, अब वोटर्स की बारी। नमस्कार।